नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को केरल के कोच्चि पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत के लिए यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे। इनमें विनायक दामोदर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया था। कांग्रेसियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने आनंद फानंद में उसके ऊपर गांधी जी की पोस्टर लगा दी। गूगल से स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें निकाली, जिसके बाद ऐसा हुआ। कांग्रेस की इस गलती की चर्चा इसीलिए क्योंकि 3 साल पहले दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ भारत बचाओ रैली की थी। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा था, मुझे कहते हैं कि सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा और न कोई कांग्रेस वाला कभी माफी मांगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बात करते हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी ने सरेंडर किया। रमन्ना की पत्नी सावित्री ने सरेंडर किया। महिला नक्सली कमांडर पर 18 लाख का इनाम घोषित था। 2 राज्यों की पुलिस सावित्री की तलाश कर रही थी। तेलंगाना पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा था। छत्तीसगढ़ ने 8 लाख का इनाम रखा था। और बस्तर के सभी बड़े हमलों में ये महिला नक्सली शामिल थी और तेलंगाना के डीजीपी के समक्ष इसने आत्मसमर्पण किया है। सीआरपीएफ को एंटी नक्सल अभियान में बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में मौजूद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा दिया गया। उन्होंने बताया कि ये इकट्ठा नक्सल बाहुल्य, लेकिन कई ऑपरेशन के बाद इससे मुक्त करा लिया गया है। डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली, झारखंड में 4 और प्रदेश में 3 नक्सली ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत मारे गए हैं, जबकि कुल 578 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है या गिरफ्तार किए गए हैं। सीआरपीएफ लगातार छत्तीसगढ़ सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना ऑपरेशन तेज करती जा रही है। हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं, 2022 की अप्रैल के बाद से, जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। बुरा पहाड़ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय गलत है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। और ये पूरा बुरा पहाड़ इलाका माओवादियों का पिछले 3 दशक से सुरक्षित गढ़ रहा है। इस पर अभियान चलाने की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन कभी सक्सेस इसमें नहीं मिली थी। इस बार इसमें सक्सेस मिली है। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर। और तो वही सुरक्षा बलों की इस बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि देश की आंतरिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है और आगे इस लड़ाई को तेज किया जाएगा। शीर्ष माओवादियों के गढ़ में महीनों तक चले इन अभियानों में सुरक्षा बलों को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 14 माओवादियों को मार गिराया गया और 590 से अधिक की गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों की इनामी माओवादी जैसे मिथिलेश महतो, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, वो पकड़े गए हैं। पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीमबांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। @ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद
और LWE के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और ये लड़ाई आगे और तेज होगी। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर वो दाव आजमाने की कोशिश में है जो उससे सत्ता से करीब लाए और कांग्रेस का एक ऐसा ही एक्शन प्लान तैयार किया है। बीजेपी सरकार की आवास योजना का काउंटर करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत आदिवासी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनाए जा रहे मकानों से बीजेपी को मिल रही सियासी बढ़त का काउंटर करने के लिए कांग्रेस की वचन पत्र समिति ने प्लान तैयार किया है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए 25 से 50 हजार रुपए तक का अनुदान देने का ऐलान करेगी। इसको लेकर समिति कैलकुलेशन करने में जुटी है। शुरुआती तौर पर समिति ने जो आंकलन तैयार किया है उसमें प्रदेश में 17 लाख परिवारों को इस ऐलान से फायदा हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि आवास योजना के तहत दी जा रही राशि नाकाफी है। ऐसे में कांग्रेस बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। उधर कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि सूबे की जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र का हश्र देख चुकी है, इसीलिए इसका कोई असर नहीं होने वाला। हो गई, सामने की दीवार में प्लास्टर करा लिया जाता है, सामने दरवाजा लग जाता है और वहां पर सरकार अपना प्रचार प्रसार का सारी सामग्री वहां लिखवा देती है। हमने अक्सर देखा है कि उनके फर्श नहीं बने हैं, अंदर प्लास्टर नहीं हुआ है और तमाम कमियां हैं। तो इसको देखते हुए ये समिति विचार कर रही है और माननीय कमलनाथ जी का भी ऐसा सोचना है कि कुछ राशि हम लोग जो ग्रामीण अंचल के हितग्राही हैं उनको दें ताकि उनके जो मकान हैं वो पूरे किए जा सकें और शहरी क्षेत्र में भी कुछ न कुछ हम राहत और इसके अतिरिक्त देने पर विचार। देखिए, बैंक में जब आप लोन लेने जाते हैं तो सिबिल चेक होती है। ऐसे ही राजनीति में जनता भी पहले के वादों को आपने कितना पूरा किया इसको जरूर संज्ञान में लेती है। तो इंदिरा गांधी जी ने कभी गरीबी हटाने की बात की थी, क्या हटी? क्या 75 साल तक जो आवास योजना जो मोदी जी लेके आए, क्या कांग्रेस की सरकारें लेके आई? और कांग्रेस की राज्य सरकारों ने जो जो घोषणा की, 2 लाख तक का कर्ज माफ हो, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हो, और मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इससे ठीक पहले साल प्रदेश के सियासत में आरक्षण की आंच सुलगने लगी है। साल 2012 में राज्य सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक माना है, जिसके बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। बीजेपी के आदिवासी नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर केस को हल्का किया, जिस वजह से आदिवासियों का आरक्षण 32 से घटकर 20% हो चुका है और इसे लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। बीजेपी के आक्रामक रुख को देखते हुए कांग्रेस ने भी पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने कोर्ट में मजबूत तर्क पेश नहीं किया, जिस वजह से सरकार का पक्ष अदालत में कमजोर हुआ। उन्होंने कहा कि ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट भी हाईकोर्ट के सामने नहीं रखी गई। मरकाम ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है। इसके मन में अगर होता तो ये ठीक से वकीलों को रखते, चर्चा करते, उनसे बैठक करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ऐसा लगता है जबकि भ्रष्टाचारियों को, इस पार्टी के बड़े बड़े बचाने के लिए बड़े बड़े वकील को, रोहतगी को, क्या क्या नाम है, बड़े बड़े वकील मनु सिंघवी और सारे लोगों को वहां लगा रखा है। जिस दूसरे मुद्दे पर जो बड़े बड़े भारी खर्चीले वकील रखे गए हैं, वो जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उसको संज्ञान में लेते रहना चाहिए, नोटिस लेते रहना चाहिए कौन वकील उनके लड़ रहे हैं। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नहीं देखे, छत्तीसगढ़ में 52% ओबीसी वर्ग के हैं और 32% हमारे आदिवासी वर्ग हैं। हमारे लगभग 14% से अधिक एससी वर्ग के हैं। तो हमारी सरकार सभी वर्गों का ख्याल रखती है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वर्ग का आरक्षण कम करके दूसरे वर्ग को आगे बढ़ाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नियत में ऑलरेडी पहले से खोट था, जो जिसके कारण तर्कसंगत उन्होंने कोई बात हाई कोर्ट में अपनी बात नहीं रखी।
2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन बस्तर की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिनों के बस्तर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जगदलपुर पहुंचे। दोनों कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, तो वहीं बीजेपी नेताओं के इस दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने निशाना साधा। ये नया नया बने हैं दोनों संगू मंगू, प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष का नेता। उनका पार्टी का आंदोलन मामला है, स्वागत करने में माला पहनने के लिए आए होंगे, उनको मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी बिलासपुर संभाग से, प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग से। ये कभी इन लोग आए थे क्या? उत्साह कभी देखा था क्या यहाँ बस्तर में? इसको कौन जानता है? ये उसका चश्मा ठीक नहीं होगा। उसका अच्छा डॉक्टर के पास मैं सलाह देता हूं तो चश्मा जा। नामीबिया चीतों के आने के बाद से कूनो नेशनल पार्क सुर्खियों में है। चीतों की सुरक्षा के लिए 2 ट्रेंड हाथियों को लाया गया है, तो वहीं एक तेंदुए ने वन विभाग की नींद उड़ा रखी है। देखिए। नामीबियाई मेहमानों की कुनो में आव भगत हो रही है। 8 चीतों की सुरक्षा के लिए 2 ट्रेंड हाथियों को लगाया गया है। चीतों को फिलहाल छोटे बाड़े में रखा गया है। क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद इन्हें बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाना है, लेकिन वन विभाग की मुश्किल बढ़ चुकी है। दरअसल बड़े बाड़े में पहले से ही 3 तेंदुओं का बसेरा था। 2 तेंदुओं को वन विभाग ने चीतों के आने से पहले भगा दिया, लेकिन एक तेंदुआ अब भी बाड़े में बना हुआ है। वन विभाग उसे भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। नामीबियाई चीतों को इस तेंदुए से खतरा हो सकता है, इस लिहाज से वन विभाग हाथियों की मदद ले रहा है। चुनौती है, इसको हम लोग कर रहे हैं। और अभी जो क्वारंटाइन की जो व्यवस्था की है छोटे बड़े बनाने की, उसमें उस तेंदुआ से कोई खतरा नहीं है। इसकी विशेषज्ञ लोग रिपोर्ट दे चुके हैं सरकार। उम्मीद है जल्द तेंदुए पर वन विभाग काबू पा लेगा। ऐसे में सबकी नजरें कुनों पर बनी हुई हैं। और हंसाते हंसाते सभी को रुला गए राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कॉमेडियन का निधन हो गया। देश के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव बीते 41 दिन से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। बुधवार को 58 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, तभी से वह एम्स अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर देश में शोक की लहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हंसते हंसाते आप ऐसे चले गए कि मनोरंजन जगत में कभी न भरने वाला एक बड़ा शून्य छोड़ गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि कॉमेडी प्रेमियों के गजोधर श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। देश के कलाकार रहे हैं, पूरे देश को उन्होंने हंसाया, गुड़गुड़ाया। एक अच्छे इंसान हमारे बीच में नहीं रहे, उसके जाने का दुख है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और इस भारत के जाने माने कॉमेडियन श्रद्धेय राजू श्रीवास्तव जी का दुखद निधन
अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। 58 साल के राजू श्रीवास्तव को समय कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। उनके निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्म जगत की हस्तियों ने शोक जताया है। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो अपनी टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। उन्हें कॉमेडी शो से पहचान मिली थी। पहली कामयाबी के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही।